महापुरुषों ने हमारी तुलना हिजड़ों से किया। ओबीसी समाज के लोग ब्राह्मणों को छोड़ दें, बशर्ते हमारा समाज भी पिछड़कू बना हुआ। ओबीसी समाज छोटा है और एक जाति का समाज बड़ा है, उस आरोप को आप हटा दीजिए। सरकारी संपत्तियों को बेच के प्राइवेट हाथों में बेच दिया जा रहा है। इन मनुवादियों से लड़ने की जरूरत है, समाज को जगाना भी जरूरी है। हम बहुत जल्द गुलाम बना दिए जाएंगे। पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई समाज को जगाते जगाते। अगर हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो हमारा पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है। हमेशा से गरीबों का ये पीते खून आए हैं, उमंग है, तरंग है, हौसले बुलंद हैं। क्या हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में अपनी जान नहीं गंवाई? क्या हम तो इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं आपके। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी कॉलर टाइट करते, कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धर्म है। सबसे पहले मूल्यवासी समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों और वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और उसके बाद मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इससे तमाम संगठन के जितने भी पदाधिकारी मौजूद हैं, उन सारे और सामने बैठे दूर दूर से आए और इस बगल के गांव से आए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय मूल्यवासी। साथियों, समय का अभाव है, बातें बहुत कुछ हैं। समय का अभाव होने की वजह से ज्यादा कुछ बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, कुछ बातें कहूंगा। ओबीसी समाज के लिए एक संदेश है। हमारे समाज के एक महापुरुष थे पेरियार ललई सिंह यादव, वो कहा करते थे पिछड़ा वर्ग नहीं हिजड़ा वर्ग है। साथियों, हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है। पिछड़े तो हैं ही, लेकिन अपने आप को न पहचानने की वजह से महापुरुषों ने हमारी तुलना हिजड़ों से किया। उनकी जब बात सुनी गई, पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि वास्तव में जो पिछड़ा वर्ग है आज के और उस समय भी और आज भी ब्राह्मणों का सुरक्षा कवच पिछड़ा वर्ग ही है, ब्राह्मणों के लिए काम करता है, इसलिए पिछड़ा वर्ग नहीं हिजड़ा वर्ग है। आज भी साथियों, ओबीसी समाज के लोग ब्राह्मणों को छोड़ दें, उनको वोट सपोर्ट करना छोड़ दें, मान सम्मान करना छोड़ दें, अपने आप वो धरातल पे आ जाएगा और ओबीसी को अपने आप हक अधिकार मिल जाएगा। आरक्षण मांगने की चीज नहीं है साथियों, छीनने की चीज है। बशर्ते हमारा समाज भी पिछड़कू बना हुआ, पिछड़कू बनना छोड़ दे तो क्षण मात्र में हमारे समाज को पूरा का पूरा हक अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए समाज को तैयार होना चाहिए। साथियों, मैं देखता हूं और मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है, जातियों का कार्यक्रम होता है, जातियों की मीटिंगें होती हैं तो बहुत सारी संख्या जुड़ जाती है, लेकिन बहुत सारी जातियों को मिलाकर ओबीसी समाज है। ओबीसी समाज का कार्यक्रम होता है तो देखने में संख्या बहुत कम लगती है, ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज छोटा है और एक जाति का समाज बड़ा है, ऐसा समझ में आता है, ऐसा प्रतीत होता है। जो कि एक जाति होता है, ओबीसी समाज 3700 जातियां हैं, उसके बाद भी हमारे समाज में संख्या नहीं जुड़ती है। इस बात का बहुत तकलीफ है हम लोगों को। हम लोगों के
को इस बात का भी तकलीफ है, हमारे समाज के लोग अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, अपना हक अधिकार नहीं जान पा रहे हैं। साथियों, हम लोग गांव-गांव भी जा गए और बहुत सारे तमाम लोगों से बात भी हुई, लेकिन मुझे नहीं यहाँ उस हिसाब से संख्या दिखती है। लेकिन साथियों, ठीक है, जैसा भी है, समय कम है, समय का अभाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी बोलना है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ, आप लोगों को एक संदेश देते हुए कि हमारे महापुरुष ललई सिंह यादव ने जो एक आरोप लगाया था समाज के ऊपर, उस आरोप को आप हटा दीजिए। आप लोग अपने आप को पहचान लीजिए और अपने हक अधिकार को पहचान लीजिए, जान लीजिए। इसलिए आप लोग ऐसा करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मुगल। आज भारत की आधी आबादी जो महिलाओं की है 50%। साथियों, चाहे वो घर हो या देश हो, बिना महिलाओं के नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पे जो उपस्थित हमारे भाई हैं, इन सब से मैं अपील करती हूँ कि अपने अपने घर से अपनी माँ, अपनी बहन, सबको जहाँ भी जाएं, वामसेप के जो आउटसोर्स विंग है, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो आए दिन मीटिंग लगती रहती है। अपनी माँ, अपनी बहनों को लेके जाने की ज़रूरत है और उनको जगाने की ज़रूरत है। उनके सोए हुए जज्बा को जगाने के लिए सर्वप्रथम आपकी भागीदारी बनती है। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं, भले ही वो यहाँ हमारे पंडाल में नहीं हैं, लेकिन जो बैठी यहाँ साइड में जो बैठी हुई महिलाएं हैं, बहनों, आप कोई वैसी नहीं है। आपकी जो कोख है, इस कोख से बहुत सारे ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने इस देश के लिए संपूर्ण जीवन से कुर्बान कर दिया। मेरी बहनों, आपको अपने आप को जानने की और समझने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के सामने किसी ने लिखा है, बन के गुलाम जी रहे हैं अपने ही वतन में, बन के गुलाम जी रहे हैं अपने ही वतन में, कैसे हो कि आग नहीं लगती है बदन में, कैसे हो कि आग नहीं लगती है बदन में। जय मोदी, जय भीम, जय संविधान। यहाँ मौजूद सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं व बहनों को, मंच पर बैठे माननीय चौधरी विकास पटेल जी को, राजेंद्र जी को व अन्य तमाम सभी साथियों को मेरी ओर से जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, चूंकि वक्त का अभाव है, मैं चंद बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। 1947 से लेकर 1947 से आज तक कांग्रेस और बीजेपी ने मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में लगभग समाप्त कर दिया। 1947-1950 के पास मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30 से 33% के आसपास था, लेकिन वर्तमान समय में मुस्लिम 1 से 1.5% सरकारी नौकरियों में बचा है। आज वही साजिश SC, ST, OBC के खिलाफ करी जा रही है। आज आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है। निजीकरण करके सरकारी संपत्तियों को बेच के प्राइवेट हाथों में बेच दिया जा रहा है। निजीकरण करके SC, ST, OBC के लोगों को भी तमाम सरकारी जगहों से समाप्त या शून्य कर देने की साजिश पर यह मनुवादी सरकार पूरी ताकत के साथ काम। तो साथियों, हमें मिलकर, एकजुट होकर, मुत्तहिद होकर इन मनुवादियों से लड़ने की जरूरत है। और ये लड़ाई हमारी सिर्फ मंच तक नहीं होनी चाहिए कि आज मंच मिल गया तो हमने मूल निवासियों को जगाने के लिए हुंकार भर दिया और यहाँ से घर गए तो घर में जाके हम बैठ गए आराम करने लगे। हमें जिस तरीके से हमारे लिए खाना पीना
जरूरी है, उसी तरीके से हमारे आपके लिए अपने समाज को जगाना भी जरूरी है। अगर आज आप अपना समय, बुद्धि, पैसा अपने समाज को जगाने, एकजुट करने के लिए नहीं लगाएंगे तो यकीन मानिए हम बहुत जल्द गुलाम बना दिए जाएंगे। तो साथियों, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी, जो पूरे देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, आज हमारे जिले में आए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम उनका अपने जिले में स्वागत करते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। देश के अंदर जो अपने भारत में प्रचलन है, उन प्रचलन में वर्ण व्यवस्था को अगर ले लिया जाए, मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूँ कि अपने देश में जो बताए गए कुल कितने वर्ण हैं? बोलिए कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। अब शार्ट में केवल 2 वर्ण के विषय में बताएंगे, सारे उसमें उसका उत्तर सबका आ जाएगा। मित्रों, जो पहले वर्ण में बैठा हुआ व्यक्ति है, बहुत गंभीरता से लेना। जो पहले वर्ण में बैठा हुआ व्यक्ति है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। कैसे? अगर 15 कुर्सी लगा दी जाए और उसमें एक तिवारी जी, एक उपाध्याय जी, एक दुबे जी, एक मिश्रा जी, एक गिरी जी, इस तरीके से अगर 15 लोग बैठे हैं और कोई साधारण सा व्यक्ति उधर से गुजर रहा है और उससे सवाल किया जाए कि भाई बताओ ये कौन लोग बैठे हैं, तो वो जवाब क्या देगा? एक जवाब देगा कि ये पंडित जी बैठे हैं, ब्राह्मण लोग बैठे हैं। यही कहेगा ना कि बताएगा, सबका अलग अलग बताएगा कि तिवारी बैठा है, दुबे बैठा है, उपाध्याय बैठा है, एक मिश्रा बैठा है। क्या बताएगा? ऐसा नहीं बताएगा। वो सीधे एक उसमें बता देगा कि ये ब्राह्मण बैठे हैं। मित्रों, यहीं से आपको समझने की जरूरत है, यहीं से सीखने की जरूरत है। जब अगर उसी प्रकार से 15 कुर्सी अलग लगा दी जाए और एक में चमार बैठा है, एक में पासी बैठा है, एक में मौर्य बैठा है, एक में यादव बैठा है, एक में कुर्मी बैठा है, एक में पाल बैठा दिया जाए और फिर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन बैठा है, तो उसका जवाब होगा कि एक पासी बैठा है, एक चमार बैठा है, एक कुर्मी बैठा है, एक मौर्य बैठा है और एक धोबी बैठा है, एक लोहार बैठा है। मित्रों, यही से हमें सीखने की जरूरत है कि वर्ण केवल 4 हैं, एक पूरा वर्ण इकट्ठा है और हम आपस में बटे हुए हैं। यही परिवर्तन यात्रा को लेकर के चौधरी विकास पटेल जी संघर्ष कर रहे हैं, यही संदेश देना चाहते हैं। मित्रों, ये बड़े अच्छे समय में परिवर्तन यात्रा आपकी निकली है। अगर यहीं से आप समझ जाइए तो मित्रों, गांव-गांव में आपकी सत्ता हो जाएगी, आपको कोई सत्ता से दूर नहीं कर सकता। केवल इतने समझने की बात है। मित्रों, बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, सुनना है। आज पूरा समय हम आपको देना चाहते हैं। वक्त मिलेगा कभी तो बताएंगे हम आपको। हम तो जितना हम लोग झेलते हैं, हम लगता है कि ये भी उम्र चली जाएगी। पता नहीं कितनी पीढ़ियां चली गई, समाज को जगाते जगाते हरियाली नींद की तरीके आप सो रहे हो। अगर जगोगे नहीं, आपको केवल इतने से सीख लेना है कि 15 कुर्सी पे बैठे एक वर्ण के लोग एक जात कहलाते हैं और हम 15 कुर्सी पे बैठे लोग विभिन्न जात में बटे हुए हैं। जब तक ये मुट्ठी सामाजिक नहीं बनेगी, हम 85% नहीं इकट्ठा होंगे, तब तक ये देश गुलामी की ओर बढ़ चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में ये देश गुलामी की ओर बढ़ चुका है। अगर आपकी आंखें बंधी रहेंगी तो निश्चित तौर से जान लीजिएगा, एक पीढ़ी आपकी खत्म हो चुकी है, दूसरी पीढ़ी खत्म करने का षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल चुका है। यानी कोरोना के नाम पर हमारी शिक्षा व्यवस्था को छीन करके वो मासूम बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते थे, उनकी एक पीढ़ी को खत्म कर दिया गया पिछले साल। अभी परीक्षा का समय आया है, विद्यालय बड़े मुश्किल से खुले और फिर ऐलान हो गया कि कोरोना आने वाला है। ये दूसरी पीढ़ी खत्म करने की साजिश है। मित्रों,
जो हमारे साथी ये जो समाज के लोग अपना घर द्वार छोड़ करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, हमें इनके बताए हुए रास्तों पर चलने की आवश्यकता है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। यह जन जागृति का कार्यक्रम बाबू जगदेव कुशवाहा के जन्म दिवस जो 2 फरवरी से आजमगढ़ से शुरू हुआ और इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और फतेहपुर होते हुए आज आपके जनपद में संपन्न होने जा रही है। तो साथियों, मैं थोड़ी सी बात यही कहूँगा कि ये जन जागृति का कार्यक्रम है। अगर जन जागृति का कार्यक्रम ये सफल होता है तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। अगर हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर हमें अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है तो हमारा पढ़ा लिखा होना व्यर्थ है। जन जागृति के माध्यम से कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, ये पता चलता है। अगर हम जागृत नहीं हैं, हमको लड़ाई लड़ना है, कौन हमारा दुश्मन है, अगर हमें यही नहीं पता है तो हम लड़ेंगे किससे? तो आज जो देश में ओबीसी की स्थिति है वो बहुत गंभीर है। आजादी के 74-75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हमारे देश में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई है, जो आज 55 से 60% पूरे भारत में है। हमारा ओबीसी का भाई करता क्या है? अगर अभी किसी यादव जिनसे पूछा जाए कि आप पेरियार लले यादव को जानते हैं, उसको पता ही नहीं। अभी परसों एक यादव जी मिल गए, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने महापुरुषों को जानते हैं, तो वो आज के नेताओं के नाम बताने लगे। हमने कहा ये तो व्यक्तिवादी हैं, जो बहुजन नेता आपके समाज के हुए हैं उनके नाम हमको बताइए। आप उनको पता ही नहीं। अभी कोई गलेरिया है, उनको पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में पता नहीं है। अभी कोई कुर्मी है, साहू जी महाराज और आले चंद्रापुरी साहब के बारे में उनको जानकारी नहीं है। अभी कोई अन्य पिछड़ा वर्ग के और भी लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे कौन कौन महापुरुष हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो इसी जानकारी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आपको आपके इतिहास को बताने के लिए 2 फरवरी से ये परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में निकली हुई है और आज आपके जनपद में संपन्न होने जा रही है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय चौधरी विकास पटेल सर का, जो पूरे प्रदेश में ओबीसी को जागृत करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को अनवरत जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवान। साथियों, मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा, कम समय मिला नहीं है, पर इतना जरूर कहूँगा कम शब्दों में कि आज तक ये 73-74 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन पिछड़ा की गिनती जात आधारित नहीं हुई। आखिर क्यों? बहुत सारे वक्ता कहते हैं गाय की गिनती होती है, भैंस की होती है, यहां तक लोगों ने कह दिया कि हिजड़ों की गिनती भारत में होती है लेकिन पिछड़ों की नहीं होती है। तो आखिर ये पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं हो रही है, इस पर मैं 2 शब्द बोलूंगा। देखिए साथियों, गिनती आपकी है कहां? आरएसएस में आपका 95% प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा। झंडा बैनर उठाने वाले सारे के सारे लोग पिछड़े वर्ग के होंगे। बजरंग दल में झंडा बैनर उठाने वाले सारे लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं। विश्व हिंदू परिषद में सारे लोग पिछड़े वर्ग के होते हैं। आपकी गिनती यहाँ पर है, और जब दंगा होता है, मुसलमानों से लड़ने की बारी आती है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है यहाँ पर, तब पिछड़े लोगों को आगे किया जाता है, तुम्हें लड़ाया जाता है। लेकिन तुम्हारी गिनती कहाँ नहीं होती? तुम्हारी गिनती विधायिका में नहीं, तुम्हारी संख्या वहां पर नहीं, कार्यपालिका में नहीं, न्यायपालिका में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सारे की सारे जज
ब्राह्मण बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में देखेंगे ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा मिलेगी आपको हर जगह पर उनकी संख्या मिलेगी। यहाँ पर आपकी गिनती नहीं हो रही, यहाँ आपकी गिनती हो रही है। मैं इजाजत चाहता हूँ, थोड़ी सी एक बात बता के खत्म कर देना चाहता हूँ, जिसके विरोध में आप आज तक आवाज नहीं उठा पा रहे हो कि हमारी यहाँ तो गिनती है, यहाँ क्यों नहीं हो रही है। ये आवाज आपको उठाना होगा, केवल हमारे उठाने से कुछ नहीं होगा। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, समय समाप्त है, मैं बिल्कुल एक बात कह के खत्म कर रहा हूँ कि साथियों, मुसलमान इस देश में मानते हैं कि उनका धर्म अलग है, उनसे आप उनके विरोध में ये आरएसएस लड़ता है, लेकिन आप उनके साथ खड़े हो, आप उनके कहने पे लड़ते हो, आपके साथ अत्याचार क्यों होता है? ये आवाज उठाओ, उनसे पूछो हमारा हक दस्तूर क्यों नहीं देते, क्या हम भी दूसरे धर्म के मानने वाले हैं? इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हमेशा से गरीबों का ये पीते खून आए हैं, बनाने के लिए खुद को ये औरों को मिटाए हैं। ये ब्राह्मणवादी चरित्र। तो कोशिशें छोड़ दो, चुनौती देता हूं ब्राह्मणवादियों को कि कोशिशें छोड़ दो, हम झुकेंगे नहीं, चल पड़े हैं अगर तो रुकेंगे नहीं। अब ये कारवा रुकने वाला नहीं, कारवा तो हमारा बन चुका है साथियों। हम जानते हैं, हमें पता है कि हमारे मूल निवासी लोगों में उमंग है, तरंग है, हौसले बुलंद हैं, मगर हम लोग इस तरह से कोई भी कार्यवाही देश और प्रदेश में नहीं करना चाहते हैं कि देश में खून खराबा का माहौल तैयार हो। मगर इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि हमारा मूल निवासी समाज बुज़दिल नहीं है, और चुनौती देता हूं ब्राह्मणों को कि अगर हमारी आजादी हासिल करने में इन्होंने दीवार खड़ी किया और खतरा पैदा करने का काम किया, तो हम के विरोध में हथियार उठाने से भी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए कि देश में सबूत है, हमारे पुरखों को ब्राह्मणों ने देश के अंदर परास्त किया, इन्होंने हिंसात्मक आंदोलन चलाया और हथियार के बल पर हमारे पुरखों को जीतने का काम किया। तो चीज हमें भी करनी पड़ेगी। हमारे पुरखों को हिंसात्मक आंदोलन चला के ब्राह्मणों ने जीता और हजारों साल से देश पर हुकूमत कर रहा है ब्राह्मण। और आजादी के 74 साल बीत गए, आजादी के 74 साल से आजादी का सारा फायदा यही ब्राह्मण उठा रहा है। क्या हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में अपनी जान नहीं गंवाई? क्या हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में लाठियां नहीं खाई? क्या हमारे पुरखे आजादी के आंदोलन में काला पानी उनका नहीं हुआ? क्या हमारे पुरखों को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया? क्या जब हमारे देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो हमारे पुरखों ने भारी शिद्दत के साथ देश की आजादी, मुल्क की आजादी के आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी निभाने का काम किया। मगर जब मुल्क आजाद हो गया और हिस्सेदारी देने का मामला आया तो ब्राह्मणों ने धोखेबाजी किया। ब्राह्मण धोखेबाजी का चरित्र है ब्राह्मणों का, इसका चरित्र सांप से भी ज्यादा भयंकर होता है, क्योंकि धोखेबाजी का नतीजा है कि आज 74 सालों में हमें लोकतंत्र के किसी भी पायदान पर, चाहे वो व्यवस्था क्या हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो प्रचार तंत्र हो, लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमारे लोगों की आज तक भागीदारी नहीं बन पाई। यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है हिस्सेदारी, मगर ब्राह्मणों ने लोकतंत्र में लोग तो गायब कर दिया। वो तो तंत्र विकसित करता है, तंत्र विकसित करता है हमारा हक अधिकार छीनने का, हमें परास्त करने का, तंत्र विकसित करता है हमें बेबस बेकस लाचार और गुलाम बनाने का। ब्राह्मण तो तंत्र विकसित करता है साथी। आज राष्ट्रीय कृषक वर्ग मोर्चा पूरे प्रदेश में ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है साथियों। प्रदेश उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषक वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन चलाया जा रहा है, ये आपकी आजादी का आंदोलन चलाया जा रहा है साथियों। इसलिए आप आपका साथ सहयोग लेने के लिए राष्ट्रीय कृषक वर्ग मोर्चा पूरे प्रदेश की यात्रा कर रहा है और एक आंदोलन तैयार कर रहा है। आंदोलन जो हमारा तैयार हो जाएगा, हमारे लोग पूरी तरह से आजादी हासिल करने का मन बना लेंगे, तो निश्चित तौर पे इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल करके सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने का हमारे लोग काम करेंगे, तभी आजादी मिलेगी। इससे आसानी से देश के लोगों को आजादी मिलने वाली नहीं है। हम तो इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं।
आज 74 साल हो गए, हम हक मांगते मांगते, हक अधिकार मांगते मांगते 74 साल हो गए, और 74 साल में 3-3 पीढ़ियां बीत गई, मगर आज तक भारत में, आजाद भारत में ब्राह्मणों ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया कि 74 साल के आजाद भारत में हमें कोई भी हक अधिकार नहीं मिला। आज देश में हमारी समस्याएं, जितनी समस्याएं हैं इस देश में 90% इस देश के मूल निवासियों के लिए है, सारी की सारी समस्या, और पूरे देश में समस्या निदान नहीं हुआ, सारी समस्याएं हमारे लिए हैं। देश में 2000 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, मगर देश की समस्याओं का, इस देश के बहुजनों का, इस देश के मूल निवासियों का जितनी भी समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ। कब तक मांगते रहेंगे? 74 साल की इस आजादी में एक भी योजना विकास की हमारे समाज के लोगों के लिए नहीं बनी। आजादी का सारा फायदा ब्राह्मणों ने उठाया। 74 साल में 2 जून की रोटी और शुद्ध पानी की व्यवस्था भी ब्राह्मणों ने इस देश के लिए नहीं कर पाए। दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। 74 साल की आजादी का यह नतीजा है कि देश में 6.5 लाख से ज्यादा किसान आज तक आत्महत्या कर चुका है। सिंधु बॉर्डर पे आप देख रहे हैं 2 महीने से ज्यादा हो गया, 200-250 किसान मर गए, मगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जय जवान जय किसान का नारा कभी भारत में दिया जाता है, मगर आज किसान और मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का नौजवान, इस देश की महिलाएं, इस देश का मूल निवासी, इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी, सारे के सारे लोग परेशान हैं और सबकी आजादी को ब्राह्मणों ने छीन लिया है। जो हमारे पुरखे आजादी का आंदोलन चल रहा था, अपनी जिंदगी लगाई, अपना जवानी लगाई, क्या उनका यही सपना था कि हमारे आने वाली औलादों को, हमारे आने वाली जनरेशन को लोकतंत्र के में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? मगर किया ब्राह्मणों ने यही कि आज तक हिस्सेदारी नहीं। यहां तक ब्राह्मणों ने किया कि जो हमारे पुरखों ने देश की आजादी के लिए जिंदगी लगाई, जवानी लगाई, शहीद हो गए, मुल्क की सुरक्षा के लिए, मुल्क की महफूजी के लिए शहादत दिया, आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी नहीं मिलता। पाठ्यक्रम में हमारे पुरखों को शामिल तक नहीं किया गया। इस देश में सबसे बड़ा तबका OBC का है, जिसकी तादाद इस देश में 1931 में जब अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी, इस देश में सबसे ज्यादा तादाद OBC के लोगों की थी, जिसकी तादाद आज के 90 साल 52% थी। और आज की तारीख में अगर जाति आधारित गिनती OBC की हो जाए तो इस देश में हमारी तादाद 60 से 65% है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के संविधान की धारा 219 में हमें वोट का अधिकार दिया है। 100 में 51 वोट, 100 में 51 वोट जिसको मिलेगी वही इस देश का मालिक बनेगा, वही इस देश का राजा बनेगा। 100 में हम 52 लोग हैं, 52% अगर मान लिया जाए तो 52% हमारी वोट है, हम 52 लोग हैं। हमको तो 1952 में जब पहला देश का चुनाव हुआ तभी इस देश का मालिक बन जाना चाहिए था। अगर हम नहीं बन पाए, ये बात साफ जाहिर है कि हमने अपनी वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया और 74 सालों से अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर वोट का सही इस्तेमाल करते होते तो आज हमारा ये समाज बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम क्यों रहा? तो 74 सालों में आजादी का सारा फायदा ब्राह्मणों ने उठाया और 74 साल से हमारे विकास के लिए आज तक भारत में किसी भी सरकार ने, चाहे जो भी सरकार आई हो, सारी सरकारें 74 साल में ब्राह्मणवादी सरकारें रहे, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो BJP रही हो, दोनों ब्राह्मणवादी सरकारों ने हमारे विकास के लिए आज तक देश के अंदर कोई योजना नहीं बनाई और न ही कोई योजना सोची। आज ब्राह्मण, ऊंची जाति के लोग जितने भी हैं उनके पास आलीशान बिल्डिंग है, लग्जरी गाड़ियां हैं, बैंक डिपॉजिट है, गाड़ियों का काफिला है और बंदूक और असलहों के बल पर समाज में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। जहां ये लोग समाज में बंदूक के बल पर अपना दबदबा कायम किए हुए हैं, वही हमारा एक कमेरा समाज बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम है। ललचाई आंखों से शासन सत्ता के रहते हुए लोगों की तरफ देखता है कि हमारे लिए भी विकास की योजना बनेगी, मगर 74 सालों से नहीं बन पाई। हमारे लिए 74 सालों में अगर ब्राह्मणवादियों ने विकास की कोई योजना सोची तो विधवा पेंशन की योजना से, वृद्धा पेंशन की योजना सोची और मिड डे मील के सहारे चलने वाले प्राइमरी स्कूल की शिक्षा सोची। इससे बड़ी योजना भारत में हमारे बहुजनों के लिए, मूल निवासियों के लिए देश के अंदर नहीं बनी।
और इससे भी बड़ी योजना अगर बनाने का काम ब्राह्मण करता है तो नरेगा की योजना बनाया। नरेगा की योजना को लेकर ब्राह्मणवादी लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि देश में, इस देश में मजलूमों के लिए हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है, नरेगा की योजना। इसलिए नरेगा की योजना बनाई है कि आप विद्यालय ना जा सके, शिक्षा ना ग्रहण कर सके, बाहर ना जा सके, तरक्की की बात ना सोच सके। इनके पुरखे मजदूर थे, हमने हजारों साल से इनको पुरखों को मजदूर बनाया, काम करवाया। ये कमेरा समाज है। आज की तारीख में ये मूल निवासी समाज कमेरा समाज बना रहे, मजदूर बना रहे। इसलिए हमारे समाज के लोगों को सिर्फ मजदूर बनाने के लिए ये नरेगा की योजना बनाए हैं। ये जीता जागता उदाहरण है 74 सालों का। तो साथियों, इस देश में हम 52% हैं। 52% इस देश का सबसे बड़ा तबका जिसकी ताकत हाथी जैसी है। हाथी जैसी ताकत वाला ये समाज आज बेबस, बेकस, लाचार और गुलाम है। हाथी भी अपनी ताकत को समझता है तो पीलेमान को ही पटक कर मार डालता है। और हमारा पीलेमान 3.5% है जो 74 सालों से देश को चला रहा है, मगर उसके खिलाफ, उसके विरोध में हम आज तक कोई आंदोलन नहीं कर पाए, कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। हमसे ज्यादा समझदार तो हाथी ही है। जानवर होकर के और इंसान होकर के हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाए। अरे अपना बल पौरुष हाथी जब ही है जानता, अपना बल पौरुष हाथी जब ही है जानता, तो बर्छी और भाले का अंकुश नहीं मानता। तो व्यर्थ में कहते हैं कि हाथी तो आज बिगड़ा है, मगर बिगड़ा नहीं, अधिकार बिनु झगड़ा है। पीलेमान के बस में नहीं रह पाए। तो हमारे लोगों, इस देश में 52% हम लोग हैं। आज तक जाति आधारित गिनती हमारी नहीं हो पाई। जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करा रहा है शासन सत्ता में बैठे हुए लोग? इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि अगर इनकी जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो इनको अपनी ताकत का एहसास होगा। आज की तारीख में 60 से 65% हो गए हैं। इनके अंदर गर्व और गौरव पैदा होगा। ये अपनी सरकार बना सकते हैं, इस देश के मालिक बन सकते हैं। और इसका भी खुलासा हो जाएगा कि ओबीसी जो आज की तारीख में 52% है, उसका शासन में, प्रशासन में, मिल में, फैक्ट्री में, कल में, कारखाने में, उद्योग में, धंधे में, रियल एस्टेट में, प्राइवेट सेक्टर में, फिल्मी दुनिया में, पत्रकारिता में, साहित्य में, ठेका पट्टा और लाइसेंस में कितनी हिस्सेदारी की है। अगर 52% है तो 52% हिस्सेदारी मिली है कि नहीं मिली है, इसका खुलासा हो जाएगा। और इसका खुलासा ना होने पावे, इसलिए 74 सालों से ब्राह्मणवादी सरकारें हमारी जाति आधारित गिनती नहीं करा रही। यह मामला अगर खुलासा हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी 3%, 4% है, तो आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, हमारी सत्ता को चुनौती देंगे। तो ब्राह्मणवादी सत्ता को चुनौती ना दे सके हम, इसलिए हमारी जाति आधारित गिनती 74 सालों से ये ब्राह्मण नहीं कर रहे। 52% है। संविधान हमारे समर्थन में है। हमको 52% हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, मगर आजादी के 74 साल हो गए, आज तक हमें लोक संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिली। संविधान हमारे समर्थन में है, लेकिन देश के जो व्यवस्था क्या है वो हमारे विरोध में है। देश की कार्यपालिका वो हमारे विरोध में है। देश की न्यायपालिका वो हमारे विरोध में है। देश का प्रचार तंत्र वो हमारे विरोध में है। जिसका नतीजा है कि हम हिस्सेदारी हासिल नहीं कर पाए। जितने भी पुरखों ने आजादी के आंदोलन में शहादत दिया इस देश की महफूजी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, आज तक उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं आया। इतिहास के ब्राह्मणों ने जगह नहीं दिया। कलम तो ब्राह्मणों के हाथ में थी भाई। जैसा चाहा वैसा देश का इतिहास लिख दिया। झूठ मूठ का इतिहास ब्राह्मणों ने लिखा, और झूठ मूठ की बहुत सारी बातें हम मानते चले आ रहे हैं। झूठ मूठ की बातें मानते चले आ रहे हैं। आज तक इतिहास के पन्ने में हमारे पुरखों ने जगह न, हमारे पुरखों को ब्राह्मण नहीं मिला। और ब्राह्मण आजादी के आंदोलन में जिस हत्याकांड को सबसे ज्यादा महिमा मंडित करता है, बताता है कि जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। हमारे लोगों को पता ही नहीं है जालियांवाला बाग हत्याकांड जब देश में हुआ था तो उसमें 200 लोग थे, और जो सभा बुलाई गई थी उसको बुलाने वाला कोई ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था, बल्कि हमारे पुरखे थे जिनका नाम था नथु धोबी और बुद्धिराम चूड़ा, जो जात के चमार थे। उस आंदोलन में, उस जालियांवाला बाग में 174 लोग मारे गए जो SC, ST और OBC के लोग थे। मगर इतिहास के पन्नों में नथु धोबी का नाम है नहीं। इतिहास के पन्नों में बुद्धिराम चूड़ा जो जात के चमार थे, हमारे भाई थे, उनका नाम है नहीं।
1936 में चिन्हट में बरगद पर चढ़कर हमारे समाज की बहन मुदा देवी जाति की पासी थी, बरगद पर चढ़कर लखनऊ के चिन्हट में 36 अंग्रेजों को मारकर गिराया। क्या उसका नाम देश के पन्ने, आज के पन्नों में ब्राह्मणों ने जगह दिया? नहीं दिया। हमारे जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी जवानी लगाई, उनका देश के इतिहास में नाम नहीं मिलता। ब्राह्मण कहता है कि आजादी का आंदोलन 1857 में जब चला तो मंगल पांडे ने चलाया, ये 100% गलत बात है। आजादी का आंदोलन का जनक अगर कोई देश में था तो माता दीन हेला थे। माता दीन हेला थे। आजादी का आंदोलन की शुरुआत 1857 में जो हुआ था, माता दीन हेला थे, मगर माता दीन हेला का नाम देश के इतिहास के पन्नों में नहीं है। नाम किसका आता है? मंगल पांडे का आता है। तो ब्राह्मणों के हाथ में कलम थी, जैसा चाहा देश का इतिहास लिख डाला। और हमको शासन सत्ता में हमारी हिस्सेदारी ही नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो लिख दिया, देश की मूल भावना, संविधान की मूल भावना संविधान के पहले पन्ने पर लिखा। देश का संविधान देश की जनता के नाम पर लिखा कि हम भारत के लोग देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और देश का निर्माण करेंगे। मगर 74 सालों से क्या संविधान की मूल भावना पूरी हुई? देश में इक्वलिटी आई, देश में समता बराबरी आई, देश से गैर बराबरी खत्म हुई, देश से ऊंच नीच भेदभाव खत्म हुआ, देश में असमानता खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। तो आजाद भारत में अगर इक्वलिटी नहीं आई, समता नहीं आई, तो परिस्थिति देश में किसने पैदा किया? ब्राह्मणों ने पैदा किया। संविधान समता की बात करता है, ब्राह्मण समरसता की बात करता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, ब्राह्मण स्वराज की बात करता है, संविधान भाईचारे की बात करता है, ब्राह्मण नफरत की बात करता है, संविधान न्याय की बात करता है। मगर ब्राह्मण जो है न्याय नहीं कर रहा है 74 सालों से। न्याय हुआ आपके साथ? न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब यह होता है, संविधान हमारे समर्थन में है, न्याय का मतलब यह होता है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। न्याय हुआ आपके साथ 74 सालों में? नहीं हुआ। तो फिर आपके साथ अन्याय हुआ। तो अगर अन्याय हुआ तो 74 सालों से वो कौन से लोग जो अन्याय कर रहे हैं आपके साथ? तो ब्राह्मण ही है ना। 74 सालों से सत्ता और व्यवस्था पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा है और दूसरे का कब्जा तो है नहीं। और हमारे समाज के जो नेता चुन करके गए हैं दिल्ली लखनऊ में शासन सत्ता में बैठे हैं, ये तो उनके दलाल बन गए हैं। चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हम शिक्षित भी हो गए, हम संगठित भी हो गए, मगर जब संघर्ष करने की नौबत आई तो हमने ब्राह्मणों से, अपने दुश्मन से ही समझौता कर लिया। जब समझौता कर लिया तो जो संघर्ष था वो पीछे हो गया। तो समझौते से दलाल पैदा होते हैं, जो संघर्ष होता है तो संघर्ष से लाल पैदा होते हैं, और समझौता करने वाला समझौते से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज के ही नेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे शरद यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे रामदास आठवले हो, चाहे शरद पवार हो, सारे के सारे लोग आज यूपी और एनडीए में छाए हुए हैं और शासन सत्ता में, सत्ता व्यवस्था पर जिसका कब्जा है उसके गुलाम बन गए हैं। ये तलवा चाट है, उनकी खुशामद में लगे हैं कि हमको मंत्री पद मिल जाएगा, हमको पेट्रोल पंप मिल जाएगी, पूरी शासन सुविधा मिल जाएगी। अपनी व्यवस्था के चक्कर में पड़े हैं। समाज से कोई सरोकार नहीं है। सामाजिक सरोकार इनको होता तो आज 74 साल में तमाम लोग जीत के गए। हमने मुलायम, मायावती, सारे लोगों को पैदा हुआ, मगर 74 सालों में क्या हमारे जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए मिली? आज तक नहीं मिल पाई। मंडल कमीशन का आंदोलन चला, मंडल मसीहा कहे जाते थे शरद यादव, रामविलास पासवान, मगर मंडल की सिफारिशें आज तक नहीं पूरी हुई। जो हमारा सारा अधिकार मंडल कमीशन में हमको मिला था, मगर आज तक नहीं पूरी हुई। इसका नतीजा है कि हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म हो गया। खत्म हुआ कि नहीं? एजुकेशन खत्म हो गई, देश में निजीकरण का कानून बन गया, सारी एजुकेशन खत्म हो गई। आज कुकुर मुत्ते की तरह तमाम निजीकरण के तहत विद्यालय खोल रहे हैं। है कोई मेरी विद्यालय चल रहे हैं। लॉकडाउन तो देश में लगा है, 1 साल से कुछ हुआ, हमारे लोगों को रोजी रोजगार छीन लिए। रोटी तक, किचन तक महंगा हो गया, रसोइयां तक महंगी हो गई। 74 सालों में हमको क्या मिला भाई? सारी जिंदगी जवानी तो हमने लगाया,
मैं दावे के साथ कहता हूं, आजादी का आंदोलन जब चला था तो वो ब्राह्मण ठाकुर जितने भी थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके बाप दादा की औकात नहीं थी अंग्रेजों को भगा पाते। अगर हमारे बाप दादा उसमें शिरकत ना किए होते, हिस्सेदारी ना किए होते, साथ सहयोग और समर्थन ना किए होते, तो ब्राह्मणों के बाप की हैसियत नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा पाते। तो जिसका नतीजा है साथियों, आज देश की जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी सिस्टम हैं, हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। आज देश की 94% जमीन पर ब्राह्मणों का कब्जा है, 80% ब्राह्मणों का नौकरियों पर कब्जा है, 97% रोजी रोजगार पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मंदिरों पर 100% ब्राह्मणों का कब्जा है। इस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। अगर आप आजाद होना चाहते हो, इस देश के मालिक बनना चाहते हो, तो चौधरी विकास पटेल की अगुवाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में। ये आंदोलन पूरे देश तक जाएगा, इसमें आप साथ सहयोग करोगे। अगर इस देश के मालिक बनना चाहते हो, इस देश में राजपाट कायम करना चाहते हो, इस देश के राजा बनना चाहते हो, तो ओबीसी के लोगों ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपके लिए राजपाट का मामला कायम किया जा रहा है, आपकी आजादी का आंदोलन चल रहा है। जिस दिन इस देश का अहिर गलेरिया कुर्मी केवल चमार पासी धोबी धरियाल लोहार कुहार नाव तेली भूज कलवार सानी सैनी माली मुराई मुसलमान एक मंच पर आ जाओगे, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा और आप इस देश के मालिक बनोगे। अगर आजादी की लड़ाई लड़ते हुए इस देश में मारे जाओगे तो शहीदों में नाम लिखा जाएगा। अगर जंग को जीत लेते हो तो इस देश के मालिक बनोगे। आपको 2 लाइन समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जिनमें हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं, जिनमें हिम्मत है वो कुदरत में दखल देते हैं। राह में कांटे हैं उसको भी मसल देते हैं। खौफ की दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवर्ष। साथियों, ये इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा, ओबीसी समाज के लोगों के द्वारा इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी, इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। क्योंकि देश के अंदर जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमारी आबादी देश में 52% है। ये 1931 की जनगणना का आंकड़ा है। मतलब जब देश में अंग्रेज थे, देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने हमारी जनगणना कराई थी। और अंग्रेजों ने जब हमारी जनगणना कराई थी तो उसके मुताबिक देश में हमारी आबादी 52% मतलब 52% थी। आज की तारीख में अगर हमारी आबादी की गिनती किया जाए तो हमारी आबादी कम से कम 60% होनी चाहिए। इतनी बड़ी जो आबादी है, अगर 1931 का ही आंकड़ा माना जाए तो 52% का मतलब यह है कि 50% से भी 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी देश में है। अगर 50% से भी 2% ज्यादा पिछड़े वर्ग की आबादी देश में है और देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हम सभी लोग वोट डालते हैं और हमारी संख्या ज्यादा है, अगर देश में लोकतंत्र है और हम सभी लोग वोट डालते हैं और हमारी संख्या भी ज्यादा है, इसके बावजूद भी देश की आजादी के 73-74 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर हम पिछड़ों की गिनती नहीं। अगर इतना बड़ा समाज है, आधे से अधिक आबादी वाला समाज है और इसके बावजूद भी हमारी गिनती लोकतंत्र में नहीं हो रही है, तो इसके लिए दूसरा दोषी नहीं है, इसके लिए सबसे पहले नंबर के हम लोग दोषी हैं। बाद में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे दूसरे लोग दोषी हैं, लेकिन पहले नंबर पे हम लोग दोषी हैं। क्यों दोषी है? अरे लोकतंत्र में हमको वोट का अधिकार है, हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट के बगैर कोई सरकार बन नहीं सकती, हमारे समर्थन के बगैर कोई सरकार चल नहीं सकती, लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, हम वोट भी डालने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना हक अधिकार आजादी के 73-74 साल में हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या कमी
कमी है, इस कमी को जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि एक बीमारी होती है, एक बीमारी का कारण होता है, केवल बीमारी का इलाज नहीं किया जाता, बीमारी के कारण का इलाज किया जाता है। और जब बीमारी के कारण का इलाज हो जाता है तो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ये जो इतना बड़ा समाज है, इसको इस देश में हक अधिकार से वंचित रखा गया। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी कॉलर टाइट करते, उनको लगता हम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जितना हक अधिकार शेड्यूल कास्ट के लोगों को देश में है, उतना भी हक अधिकार पिछड़े वर्ग के लोगों को देश में नहीं मिल पाया आजादी के 73-74 साल। आखिर क्यों शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिल गया, क्यों ओबीसी के लोगों को नहीं मिल पाया? शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हक अधिकार के बारे में जागृत हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं तो उनको हक अधिकार मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ किया तो तमाम भारत बंद हो गया, बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, देश में हंगामा खड़ा हो गया और नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करना पड़ा, झुकना पड़ा सरकार को। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट की आबादी तो पिछड़े वर्ग से बहुत कम है, ओबीसी की आबादी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा आबादी वाला जो समाज है, देश में कुत्तों और हिजड़ों की गिनती हो रही है मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। आज तक एक भी भारत बंद हम लोग नहीं कर पाए कि हमारी भी गिनती होनी चाहिए, इसके लिए एक भी भारत बंद नहीं कर पाए। हमें समझने की जरूरत है, हम अपने हक अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं। लेकिन जब हम पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझाते हैं, ये बात कहते हैं कि हमारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं, तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग अपने हाथ की तरफ देखते हैं, अपने पैर की तरफ देखते हैं और कहते हैं पटेल जी आप बता रहे हो कि हम लोग गुलाम हैं, लेकिन हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं है, हमारे पैर में बेड़ी नहीं है। जब हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं है, हमारे पैर में बेड़ी नहीं है, तो हम गुलाम कैसे? अरे भाई, हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी तो उसको लगाने की जरूरत पड़ती है, रस्सी में उसको बांधने की जरूरत पड़ती है जो दिमाग से आजाद हो। जो दिमाग से आजाद हो उसको रस्सी में बांधने की जरूरत पड़ती है, उसको हथकड़ी लगाने की जरूरत पड़ती है, उसको बेड़ी लगाने की जरूरत पड़ती है। और जो दिमाग से ही गुलाम हो उसको हथकड़ी और बेड़ी लगाने की जरूरत ही क्या है? तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग तो दिमाग से ही गुलाम हैं। आप भी गांव के हैं, हम भी गांव के, आपने भी अपने घरों में गाय भैंस पाला होगा, हमारे भी घरों में गाय भैंस होती है। तो जो गाय भैंस आप पालते हो, आप उसकी रस्सी खोल दो, अगर आप उसकी रस्सी खोल दो कितना दूर जाएगी? ज्यादा से ज्यादा अगल बगल के खेत में हरा चारा खाएगी और हरा चारा खाने के बाद वापस फिर आकर आपके खूंटे पर खड़ी हो जाएगी। लेकिन योगी ने जो छुट्टा सांड छोड़ रखे, अगर उनको पकड़कर बांध दो तो या तो रस्सी उखाड़ कर, रस्सी तोड़कर भाग जाएगा, या तो खूंटा उखाड़ कर भाग जाएगा। क्यों भाई? इसलिए कि जो आपका पालतू जानवर है वो आपका मानसिक गुलाम हो गया है, लेकिन जो छुट्टा जानवर है वो मानसिक गुलाम नहीं है। इसलिए अगर आप उसे बांध भी देते हो तो रस्सी तोड़कर या खूंटा उखाड़कर भाग जाता है। तो जैसे जानवर को छोड़ दो तो हमारे खूंटे पर आकर खड़ा हो जाता है, वैसे हमारे पिछड़े वर्ग के आदमी को ब्राह्मणों ने बांध कर नहीं रखा है, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग का आदमी इधर उधर घूमता है और घूमने के बाद फिर ब्राह्मण के खूंटे पर जाकर अपने आप ही खड़ा हो जाता है, उसको बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे खड़ा हो जाता है? जब हमारे पिछड़े वर्ग के घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो हमारे लोग पैदा करते हैं, लेकिन नाम हमारे लोग नहीं रख सकते।
बच्चा हमारे लोग पैदा करते हैं, लेकिन नाम हमारे लोग नहीं रख सकते। नाम रखने के लिए पंडित जी के पास में जाते हैं, ब्राह्मण के खूंटे पर जाते हैं। बच्चे को पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बना दिया। लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, लेकिन शादी कोई भी यादव कुर्मी कोयरी नहीं करवा सकता है। शादी कोई पाल निषाद चौहान राजभर चौरसिया नहीं करा सकता। शादी तो कौन कराएगा? पोगा पंडित अनपढ़ ब्राह्मण ही कराएगा। लड़का पढ़ा लिखा, लड़की पढ़ी लिखी, लेकिन शादी तो पोगा पंडित कराएगा। हमारे लोग घर बना लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए, और जब घर बनाते हैं तो पहले अपने माँ बाप को भी घुसने नहीं देते। पहले पोगा पंडित ब्राह्मण को घुसाते हैं, बाद में माँ बाप को भी घुसने देते। अरे भाई, पंडित ने तो एक दिन भी नहीं खिलाया होगा, तुम्हारा ही खाया होगा। माँ बाप ने तो पैदा किया, पाला पोसा, बहुत कष्ट उठाए कि हमारा बच्चा अच्छी जिंदगी जिए, पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन जाए, और उनकी बदौलत, उनकी कृपा से हम लोग अच्छे आदमी बन गए, घर बनाने लायक बन गए। अरे दूसरे को नहीं, कम से कम माँ बाप से गृह प्रवेश करा लेते तो भी अच्छा होता, लेकिन माँ बाप से भी गृह प्रवेश नहीं कराते, अनपढ़ ब्राह्मण से कराते हैं। ये मानसिक गुलामी, ये मानसिक गुलामी। हमारे घर में जब कोई आदमी मर जाता है तो हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा पंडित के घर में जाता है और पंडित को कहता है, हमारे पिताजी तो चले गए, मगर उनकी आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली, थोड़ा देखकर बताओ पंडित जी। अब अगर पंडित जी देखकर बता दें कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई, तो पंडित जी की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ज्योतिबा फूले ने लिखा है, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे ही कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। लेकिन हमारे लोग तो धर्म समझ बैठे। जो ब्राह्मणों का धंधा है उसको हमारे लोग धर्म समझ बैठे। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाते, बल्कि पराशर स्मृति में ब्राह्मणों ने लिखा है कि अगर ब्राह्मण हल चलाए तो ब्राह्मण को पाप लगता है, इसलिए ब्राह्मण कभी भी हल नहीं चलाता। और ब्राह्मण को हल चलाने की जरूरत ही क्या है? जब हम लोग हल चलाकर ब्राह्मणों को खिलाने के लिए तैयार हैं, तो ब्राह्मण को हल चलाने की जरूरत ही क्या है? हम खुद ही ब्राह्मण के लिए हल चलाते हैं, तो ब्राह्मण को हल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्राह्मण कमाते हम हैं, मेहनत हम करते हैं, मजदूरी हम करते हैं, पैदा हम करते हैं, और लूटता ब्राह्मण है। क्योंकि एक भी संस्कार मुफ्त में नहीं कराता। चाहे आप नाम रखवाओ तो पैसा लेगा, निरो घुरो कटवारू फेंकू बहाऊ, नाम तो रखेगा ही, पैसा ऊपर से ले लेगा। चाहे आप गृह प्रवेश कराओ तो पैसा लेगा, चाहे आप शादी विवाह कराओ तो पैसा लेगा। और जब हमारा आदमी मर जाता है तो जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, और मरने के बाद भी खाता है। इतना ज्यादा हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया। हमारा आदमी पूछता है तो पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो ब्राह्मण कहता है, देखो शांति तो मिलेगी जब 11 ब्राह्मणों को खिलाओगे, 21 ब्राह्मणों को खिलाओगे, 51 ब्राह्मणों को खिलाओगे, 101 ब्राह्मण को खिलाओगे, 501 ब्राह्मण को खिलाओगे, 1001 ब्राह्मण को खिलाओगे। जिसकी जैसी औकात उसको वैसा बताता है। जिसकी औकात छोटी है उसका 11 बताता है, जिसकी औकात और बड़ी है उसको 21 बताता है, और जो ज्यादा बड़ा आदमी होता है उसको 500 और 1001 ब्राह्मणों की बात बताता है। कभी कभी हमारे लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? जितनी संख्या ब्राह्मण ने खिलाने के लिए बता दिया, उतना तो पूरे इलाके में ही ब्राह्मण नहीं है। जितनी संख्या में ब्राह्मण ने बताया कि इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, पूरे इलाके में उतने ब्राह्मण नहीं मिलते। ढूंढना पड़ता, भैया 501 ब्राह्मणों को खिलाना है तो कहां कहां से पकड़ के लाया जाए। तो एक एक ब्राह्मण 10 ब्राह्मण की जिम्मेदारी लेता है कि हम 10 ब्राह्मण को लेकर आएंगे, ठेका लेता है।
और फिर वो अपने नात बात रिश्तेदार जितने भी उसके दूर में हैं वो सबको बुला करके खिलाने का काम करता है। तो जिंदा तो खाता ही खाता है, मरने के बाद भी खाता है। और फिर क्या कहता है, वो जो तुम्हारे घर में गाय पली हुई है ना, दूध दे रही है, गाय दान कर दो तो पिताजी को ऊपर मिले। रेड चीफ का जूता दे देना, सिया राम का कोट पैंट दे देना, बेड भी दे देना और उसके ऊपर बिस्तरा भी दे देना। लेता है कि नहीं लेता है? लेता है ना। पिछड़े वर्ग के लोगों का कोई काम बगैर ब्राह्मण के होता ही नहीं। तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो ब्राह्मणों के मानसिक रूप से गुलाम हैं। और जब वो सारा कर्मकांड कराता तो इतना ही थोड़े कहता है, फिर वो हमारी मानसिकता तैयार करने का काम करता है। फिर जब वो आता है तो क्या करता है, अरे कल घोर कलयुग आ गया, धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। अब कलयुग तो आ ही गया पंडित के लिए, क्योंकि पहले ब्राह्मणों को ही पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था, ब्राह्मणों को ही धन संपत्ति रखने का अधिकार था, ब्राह्मणों को ही बोलने सुनने का अधिकार था। उन्होंने हमारे लिए कानून बनाया कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल दो, अगर आंख से देख ले तो आंख में सूजा डाल दो, उच्चारण करे तो जीभ काट लो। तब तो उनके लिए बढ़िया था। लेकिन आज जब हम भी बोल रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे लोग भी अधिकारी कर्मचारी नेता अभिनेता बन रहे हैं और इलेक्शन में वोट मांगने के लिए भी ब्राह्मण को हमारे दरवाजे पर आना पड़ रहा है। पहले तो हमारा ही 80 साल का बुजुर्ग ब्राह्मण के 10 साल के लड़के को पायलागी करता था, लेकिन अभी भी ब्राह्मण पायलागी तो नहीं करते, लेकिन वोट मांगने के लिए हमारे बुजुर्गों को चाचा नमस्ते तो करना ही पड़ता है। इतना तो करना पड़ रहा है, तो धर्म नष्ट नहीं हो गया तो क्या हो गया? ब्राह्मणों के लिए तो धर्म यही है कि सारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम रहें और केवल ब्राह्मणों को अधिकार हो, दूसरे लोगों को अधिकार ना हो। यही ब्राह्मणों का धर्म है, यही ब्राह्मण धर्म है। तो धर्म तो नष्ट हो गया ब्राह्मणों का, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता ये ब्राह्मणों का धर्म है। हमारे लोगों को लगता है पंडित जी बोल रहे धर्म नष्ट हो रहा है तो पाप बढ़ रहा है। पंडित कहता पाप बढ़ रहा है, धर्म नष्ट हो रहा है। अब कोई उम्मीद दिख नहीं रही है बचने, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उम्मीद बची है तो मोदी जी से थोड़ा बहुत उम्मीद बची हुई है। मोदी जी ही थोड़ा बहुत धर्म को बचा सकते हैं। तो हमारा आदमी सोचता पंडित जी कह रहे हैं मोदी जी धर्म को बचा सकते हैं, तो बात तो सही ही होगी। तो जब वोट डालने हमारा आदमी जाता है, संख्या तो हमारी जाता है, मगर वोट हाथ से थोड़े पड़ता है। हाथ से वोट पड़ता है कि दिमाग से पड़ता है? दिमाग से वोट पड़ता है। दिमाग तो पंडित जी ने मोदी जी के फेवर में तैयार कर दिया, तो वोट कुशवाहा जी को कैसे पड़ जाएगा? दिमाग तो पंडित जी के फेवर में तैयार कर दिया, तो वोट कुशवाहा जी के, मौर्य जी के, पटेल जी के, यादव जी के फेवर में नहीं पड़ने वाला है। वोट तो उन्हीं के फेवर में पड़ने वाला है। तो संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन हमारे ही लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और इस कब्जा होने की वजह से हम लोग दुनिया के 8वें अजूबे बने हुए हैं। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो दुनिया में 8वें अजूबे। 7 अजूबे का नाम आप लोगों ने दुनिया में सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वें अजूबे हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं कि हमारी संख्या आधी से अधिक है, फिर भी हम ब्राह्मणों के पिछलग्गू बने हुए हैं, ब्राह्मणों के गुलाम बने हुए हैं और ब्राह्मण हमारा समर्थन भी ले रहे हैं और हमें हक अधिकार से वंचित करने का काम कर। ब्राह्मणों ने 2 नशा पिछड़े वर्ग के ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ा दिया। एक तो धर्म का नशा। धर्म का नशा कितना चढ़ा है कि हमको रोटी मिले ना मिले, लेकिन मुसलमानों की व्यवस्था तो होनी चाहिए। मतलब हमें अपने सुख की चिंता नहीं है, हमें मुसलमान दुखी रहना चाहिए, ऐसी मानसिकता ब्राह्मणों ने बना दिया है। हमारा आदमी क्या कहता है, नहीं मोदी जी सब तो गलत कर रहे हैं,
लेकिन मुसलमानों को थोड़ा दबा कर रखा हुआ है। हमारा पिछड़े वर्ग के आदमी का दिमाग कितना खराब किया हुआ है। नहीं, मोदी जी तो हमारे पिछवाड़े पर 10 लाख मार रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को तो कम से कम थोड़ा दबा कर रखा हुआ है। अपना 10 लाख के 10 लाख का दर्द नहीं हो रहा है, मुसलमानों को थोड़ा दबा कर रखा हुआ है, तो इसकी खुशी हो रही है। हमारे लोगों को इतना मूर्ख ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है। और इसीलिए जब 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया और 52% ओबीसी को 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लग गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं है, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा ही नहीं सकता। जो ओबीसी इतना सक्षम है कि अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, वो तो क्रीमी लेयर में आ गया। और जो पढ़ा ही नहीं सकता वो क्रीमी लेयर में नहीं है, लेकिन जब पढ़ाएगा नहीं तो आरक्षण कहां से पाएगा? तो आरक्षण ऊपर से खत्म हो गया, नीचे से खत्म हो गया। अगर हमारे लोगों का दिमाग ब्राह्मणों का गुलाम नहीं होता तो हमारे लोग सवाल पूछते कि अरे भाई, जब शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, आदिवासी की जितनी संख्या है उतना आरक्षण है, इसका मतलब ये है संविधान ये कहता है जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। तो हम ओबीसी के लोग अगर 52% हैं, चलो तुमने गिनती नहीं किया तो 31 के अनुसार तो 52% है, तो 31 का ही आंकड़ा मान लो, तो 52% को 52% आरक्षण क्यों नहीं? संविधान सभा में जब बहस हुई तो क्रीमी लेयर को खारिज कर दिया गया। संविधान निर्माताओं ने क्रीमी लेयर को नहीं माना, आर्थिक क्राइटेरिया को नहीं माना, इसलिए संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है। लेकिन जब संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है तो ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर क्यों? मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी सिफारिशें लागू क्यों नहीं हुई? अगर ये सारा सवाल हमारे ओबीसी के लोग 92 में उठाते तो अयोध्या नहीं जाते, फिर दिल्ली जाते और दिल्ली के संसद भवन को घेर लेते और घेर कर कहते कि हमारी संख्या 52% है, 52 को 52% लागू करो, नहीं तो संसद चलने नहीं दी। हमको क्रीमी लेयर हटाओ और मंडल कमीशन की जो बची सिफारिशें हैं उसको लागू करो। अगर ऐसा हमारे लोग करते तो आज ब्राह्मणों का राज देश पर नहीं होता, आज हमारे लोगों का राज देश पर होता। लेकिन ऐसा हमारे लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण तो खतरा आने के पहले भाग जाते। ब्राह्मणों ने सोचा ओबीसी के कुछ समझदार लोगों तक मंडल कमीशन समझ में आ गया है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अगर पूरे ओबीसी को मंडल कमीशन समझ में आ गया तो बहुत बड़ा बौंडल देश में खड़ा हो जाएगा, और जो इनके हक अधिकार पर हम ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, हक अधिकार तो वापस ही करना पड़ेगा और हमेशा हमेशा के लिए देश की सत्ता और व्यवस्था से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत खतरनाक मामला है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया? ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को तैयार किया। हमारे गली मोहल्ले में ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने क्या कहा? तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक और बाबरी मस्जिद में जहां राम जी पैदा हुए थे, वहां हम तुम्हारे राम जी का मंदिर बनाना चाहते, मगर मुसलमान बनने नहीं देना चाहते। चलो अयोध्या। विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीन तोगड़िया को आगे किया, और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया, और तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे करके 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 16 नवंबर 1992 को हमारे फेवर में फैसला, हमारे विरोध में फैसला आया, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी। जो मंडल कमीशन की चर्चा थी वो बंद हो गई, और चर्चा क्या शुरू हो गई? बाबरी मस्जिद किसने गिराई, बाबरी मस्जिद क्यों गिराई, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिसने गिराई उसको कौन सी सजा होगी। मतलब जो हमारा मंडल कमीशन का मुद्दा था वो हवा में उड़ गया, और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा ऊपर आ गया। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने बताया, मुसलमानों का किला फतह हो गया।
मुसलमानों का किला ढहा दिया। अरे कितना बड़ा किला ढहा दिया। एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते। कितना बड़ा किला ढाया। एक ऐसी मस्जिद गिराई जिसमें मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते। और जब मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ते थे, ऐसी मस्जिद गिराई तो मुसलमानों का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुसलमानों के पास लाखों मस्जिदें हैं देश में, वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लोगों का ब्राह्मणों के कहने में आने की वजह से बड़ा नुकसान। क्या बड़ा नुकसान होगा? जो लाखों नौकरियां हमको मिलने वाली थी, हमारे बच्चों को मिलने वाली थी, उन लाखों नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। अगर ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई नहीं लड़ी बहुत बड़े पैमाने पर, कुछ ही लोगों ने लड़ी, फिर भी मंडल कमीशन की लड़ाई ने कई ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए, कई ओबीसी के नेता पैदा किए। अगर ओबीसी के लोगों ने मंडल कमीशन की लड़ाई ठीक से लड़ी होती तो देश में ओबीसी के लोगों की सत्ता आती और देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का आदमी बनता। तो अगर ऐसा होता तो ब्राह्मणों को दोबारा मौका नहीं मिलता देश की सत्ता पर कब्जा करने का। लेकिन हमने तो गंवा दिया। ब्राह्मणों के कहने पर नुकसान हमारा हुआ, लेकिन हमें बताया गया कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। हमने मान लिया कि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, चलो मस्जिद गिरा दिया। अभी फैसला आ गया मंदिर के फेवर में। जब नीचे खुदाई हुई वहां तो बुद्ध के अवशेष निकले, और ऊपर तो मस्जिद थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। लेकिन जब फैसला आया तो ना नीचे के सबूत के आधार पर आया, ना ऊपर के सबूत के आधार पर आया। फैसला आया तो आस्था के आधार पर आया, और मंदिर बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। मंदिर बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो मंदिर बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपने को पिछड़े वर्ग का कहते, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, लेकिन ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को रखने का काम नहीं। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि ओबीसी भाइयों, तुम चाहे जितना मंदिर की लड़ाई लड़ लो, लेकिन तुमको जब मंदिर बनेगा तो मंदिर में घंटा बजाने के लिए भी तुमको ब्राह्मण रखने वाले नहीं हैं। ये तो हम लोग पहले से कह रहे हैं। वो बात सही साबित हो गई। नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट बनाया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा। अरे चलो भाई, दूसरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हैं, लेकिन विनय कटियार तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, कल्याण सिंह तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, उमा भारती तो बढ़िया वाले हिंदू हैं, केशव मौर्य तो बढ़िया वाले हिंदू हैं। तो कम से कम इन्हीं लोगों को रख देते जो बढ़िया वाले हिंदू थे। जो खराब वाले हिंदू थे उनको मत रखते, लेकिन बढ़िया वाले हिंदू को रख देते। लेकिन किसी भी ओबीसी के आदमी को नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो, पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल करो, और फिर पिछड़े वर्ग का ही सत्यानाश करो। ये ब्राह्मणों की नीति है। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया। लेकिन जब चंदा लेना हुआ, सबसे पहले चंदे की शुरुआत की। जब मंदिर में जा रहे थे तब बढ़िया वाले हिंदू नहीं थे, लेकिन जब चंदा लेना हुआ तो सबसे बढ़िया वाले। 2-3 मौकों पर हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू होते। मुसलमानों से लड़ना हो तो बैकवर्डों से बढ़िया वाला हिंदू कोई है नहीं। वोट डालना हो तो हमसे बढ़िया वाला हिंदू कोई है नहीं। चंदा लेना हो, यज्ञ हवन यज्ञ कराना हो तो हमसे बढ़िया वाला हिंदू कोई है नहीं। लेकिन जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू होते ही नहीं, तब हम SC ST OBC हो जाते हैं, तब हिंदू नहीं होते हैं। ये साजिश जो देश में चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। धर्म का नशा हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा ब्राह्मणों ने चढ़ा कर रखा हुआ है, और इस धर्म के नशा ने हम ही लोगों का सत्यानाश किया है, हम ही लोगों को बर्बाद किया है। एक तो धर्म का नशा चढ़ा कर रखा, ऊपर से जाति का नशा चढ़ा के रखा। हम मंच से बोलते कहते 52% है, जब तक इधर से बोलते तब तक 52 है। इधर से उधर गए तो कोई यादव हो गया, कोई कुर्मी हो गया, कोई मौर्य हो गया, कोई गरड़िया हो गया, कोई निषाद हो गया, कोई राजभर हो गया, ओबीसी कोई नहीं बचा। आप चौराहे पर खड़े हो जाओ, एक एक आदमी को पूछो, हाँ भाई क्या हो, बोलेगा यादव।
दूसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा कुर्मी। तीसरे को पूछो क्या हो, बोलेगा मौर्य। चौथे को पूछो क्या हो, बोलेगा निषाद। पांचवें को पूछो क्या हो, बोलेगा पाल हो, बघेल। इसमें ओबीसी कोई मिला? अरे हम 52 तो तब होंगे जब 3743 जातियां जो ओबीसी में हैं, जब वो अपने को ओबीसी मानेगी तब हम 52 होंगे, तब हम 60 होंगे। एक जाति कौन सी 52-60%? कोई भी एक जाति 52-60% नहीं है। लेकिन हम अपने को ओबीसी नहीं मानते, तो इसलिए हम 52-60% नहीं। हम तो जाति जाति के नाम पर गर्व करते। या तो अपनी कॉलर टाइट करके चलता है, कुर्मी अपनी कॉलर टाइट करके चलता है, मौर्य कुशवाहा अपनी कॉलर टाइट करके चलता है। हर बिरादरी को लगता है हम ही बड़े और बाकी सब हमसे छोटे। ये जो कर्मिक असमानता की व्यवस्था है, हर दिमाग में जो डाला कि हम ही बड़े हैं, ये ब्राह्मणों ने डालने का काम किया। लेकिन हम में से कोई नहीं सोचता कि हम ब्राह्मणों से भी बड़े हैं। अरे यादव कुर्मी से बड़ा सोचता है, कुर्मी यादव से बड़ा अपने को सोचता है, मौर्य यादव कुर्मी से बड़ा अपने को सोचता है। तो इसमें से कोई ये क्यों नहीं सोचता कि नहीं हम ब्राह्मणों से बड़े हैं? ऐसा तो कोई ना, हम आपस में ही लड़ रहे हैं और ये लड़ाने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता हमारी तैयार किया है, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। अगर हम आपस में लड़े ना, तो ब्राह्मण इस देश में गांव में पंच और सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत सकते। देश और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा तो करने का सवाल ही नहीं है। जब पंच नहीं जीत सकते, सरपंच नहीं जीत सकते, तो देश और प्रदेश की पंचायत पर कब्जा कैसे करें? लेकिन वो कब्जा क्यों कर रहे? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। और जब हमें आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब ना दुश्मनों से लड़े। लेकिन हमें तो आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं। जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई, इसका क्या सबूत है? जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। आज हम जाति पर गर्व करते हैं, लेकिन जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। इसका सबूत क्या है? अरे जो बनाएगा, बनाने वाला इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपनी ही जाति को लात जूता खाने के लिए नीचे रख दे? बनाने वाला तो इतना मूर्ख हो नहीं सकता। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इसका मतलब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। और ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था क्यों बनाई? कि इनको तोड़ा जाए, तोड़कर इनको आपस में लड़ाया जाए, और लड़ा करके हम 3.5% के लोग इनके ऊपर राज करें। इसके लिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई। लेकिन आज हर बिरादरी अपनी जाति का नेता खोज रहा है। जब जाति जाति का नेता खोजोगे तो सत्यानाश ही होगा, कल्याण कभी नहीं। क्योंकि संविधान में अधिकार मिला ओबीसी के नाम पर, लेकिन नेता आपको चाहिए जाति के नाम पर। तो जाति का नेता अपनी जाति में आता है और क्या कहता है? सारी जाति के लोग तो आगे चले गए, अपनी ही जाति पीछे रह गई। इकट्ठा हो जाओ। यादव यादव में आता है, कुर्मी कुर्मी में आता है, मौर्य मौर्य में आता है, पाल पाल में आता है, निषाद निषाद में आता है, राजभर राजभर में आता है। अपनी जाति में जाति का नेता आता है और क्या कहता है? सब जाति आगे चली गई, बस अपनी जाति पीछे रह गई। इसलिए इकट्ठा हो जाओ। जाति का आदमी भी सोचता है यार जाति का नेता आया है, जब सब जाति आगे चली गई है, अपनी ही पीछे रह गई है, तो इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा जब हो जाता है तो जाति का नेता सोनिया गांधी के पास में जाता है और सोनिया गांधी को कहता है हमारी बिरादरी के इतने लोग इकट्ठा हैं, कितना दे रहे हो? सोनिया गांधी अगर रेट थोड़ा कम लगाती है तो अमित शाह के पास जाता है और कहता सोनिया गांधी तो इतना रेट लगा रही थी, लेकिन हमारा सौदा फाइनल नहीं हुआ, तो आप कितना रेट लगा रहे? जो ज्यादा रेट लगाता है उसको उसके साथ चला जाता है, आपका सौदा हो जाता है, आपको बेच देता है। जैसे भेड़ का मालिक भेड़ को बेच देता है, वैसे जाति का नेता अपनी जाति को बेच देता है। भेड़ का मालिक भेड़ को बेचता है तो भेड़ को पता नहीं चलता, और जाति का नेता जाति को बेचता है तो जाति को पता नहीं चलता। आपका सौदा हो जाता है, और जब सौदा हो जाता है तो क्या होता है? जो हमारी जाति का नेता छोटी गाड़ी से चलता है
वो बड़ी गाड़ी से चलने लगता है। जो विधायक नहीं होता वो विधायक हो जाता है, जो सांसद नहीं होता वो सांसद हो जाता है, जो मिनिस्टर नहीं होता वो मिनिस्टर हो जाता है, लेकिन होने के बाद मुंह पर टेप लगा के रखता है। वो विधायक सांसद मंत्री हो गया तो और बोलना चाहिए समाज के हक अधिकार के लिए, लेकिन तब बोलने के बजाय चुप हो जाता है, क्योंकि सौदा ही इसी बात के लिए होता है कि तुमको मंत्री बनना बनाए, तुमको विधायक बनना बनाएंगे, तुमको सांसद बनना बनाएंगे, तुम्हारे 2-4 आदमी को और बनाना है, हाँ उनको भी बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? समाज के लिए बोलना। अगर बोलोगे तो हमारा सौदा कैंसिल, अगर बोलोगे तो हमारा सौदा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बोलना मत। अभी संसद सत्र चल रहा है, 2021 में जनगणना होने जा रही है, ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी ओबीसी का सांसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह नहीं कहा कि महोदय, जब देश में जानवरों, कुत्तों, हिजड़ों की गिनती होती है तो महोदय एक नया पैसा भी ज्यादा खर्च होने वाला नहीं है, इसलिए महोदय ओबीसी की भी गिनती राष्ट्रीय जनगणना के साथ में होनी चाहिए। ऐसा कहने वाला कोई ओबीसी का सांसद पार्लियामेंट में खड़ा नहीं। जब आपके बीच में वोट मांगने आएगा तब तो बोलेगा मौर्या जी मैं भी मौर्या हूँ, बिरादरी की इज्जत का सवाल है, पटेल जी मैं भी पटेल हूँ, बिरादरी की इज्जत का सवाल है, यादव जी मैं भी यादव हूँ, बिरादरी की इज्जत का सवाल है, पाल जी मैं भी पाल हूँ, बिरादरी की इज्जत का सवाल है, और हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, तो इसलिए सारे पिछड़ों को हमको वोट देना चाहिए, हमारी इज्जत बचाओ। जब वो हमारे पास वोट मांगने के लिए आता है तो हमको कहता है बिरादरी की इज्जत का सवाल है, इज्जत बचाओ, हमको भी लगता है यार बिरादरी का आदमी है, बिरादरी का आदमी है, आया है, इसकी इज्जत जरूर बचानी चाहिए, तो हमारे लोग भी उसको वोट दे देते हैं, हमारे लोग उसको वोट दे देते हैं, वो जीत कर चला जाता है, आपने उसकी इज्जत बचाकर उसे भेज दिया, लेकिन विधानसभा लोकसभा में वो आपकी इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के गुलामी के सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है, जाति और धर्म से ऊपर उठने की जरूरत है। हमारी बिरादरी का है इसलिए हमारा नेता नहीं होगा, हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है इसलिए हमारा नेता नहीं होगा, जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा वही हमारा नेता होगा। इस बात को तय करना होगा। अगर इस बात को हम पिछड़े वर्ग के लोग तय नहीं करेंगे तो आगे और भी भयानक दिन आने वाले हैं, हमें समझने की जरूरत है। साथियों, देश के अंदर 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए चुनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने क्या कहा? हम नीच जाति के, हम चाय बेचने वाले, हम पिछड़ी जाति के। फिर उन्होंने कहा कि काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे, और फिर कहा सबका साथ सबका विकास। तो हमारे लोगों ने सोचा ऐसी बात तो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, ऐसी बात तो कोई महात्मा आदमी ही कर सकता है। और ब्राह्मणों ने प्रचार किया नरेंद्र मोदी कोई सामान्य पुरुष नहीं, अवतार पुरुष है। देश में जो भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अन्याय, अत्याचार है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को बताया, तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। जानवरों की गिनती का आदेश दिया मगर पिछड़ों की गिनती का आदेश नहीं दिया। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया, पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया नहीं दिया, और जो नीट की परीक्षा, मेडिकल टेस्ट जो राष्ट्रीय लेवल पर होता है उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। नतीजा ये हो गया कि ओबीसी के बच्चे कम नंबर ज्यादा नंबर लाकर एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं। जनरल कास्ट के बच्चे ओबीसी के बच्चों से कम नंबर लाने के बावजूद भी एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे
लोगों ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमारे लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया। पिछड़े वर्ग के नाम पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, लेकिन पिछड़ों के हक अधिकार को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अभी नरेंद्र मोदी ने ठान लिया, कसम खा लिया। क्या कसम खा लिया? देश नहीं बिकने दूंगा, मगर रेलवे नहीं बचने दूंगा, BSNL नहीं बचने दूंगा, इंडियन ऑयल नहीं बिकने दूंगा, भारत पेट्रोलियम नहीं बचने दूंगा। भारत के अंदर भारत कहां है ये ढूंढना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति देश में पैदा कर दूंगा। ये नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है। देश में अडानी दिखेंगे, अंबानी दिखेंगे और पूंजीपति दिखेंगे, लेकिन देश के अंदर देश नहीं दिखेगा। ये नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है। इसलिए सारी जो सरकारी संपत्ति है उसको बेचने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बात समझ में आई कि केवल सरकारी संपत्ति बेचने से देश नहीं बिक जाएगा। जो किसानों के पास जमीन है वो तो किसानों की है, बगैर किसानों की जमीन उद्योगपतियों के दिए हुए देश बिक नहीं सकता, देश का अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। इसलिए 3 काले कानून बना दिए। अब किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा हो, किसान अपने ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा। और जब किसान अपने जमीन पर मजदूर बन जाएगा तो मजदूर पहले से ही है, किसान भी मजदूर बन जाएगा। और मजदूरी का घंटा 8 से बढ़ाकर 12 घंटा नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। जब 8 से बढ़कर 12 घंटा हो जाएगा, सैलरी उतना ही मिलेगी। तो 8 घंटे की नौकरी है, 12 घंटे की नौकरी गुलामी है। इसका मतलब यह है कि आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। ये नरेंद्र मोदी ने कसम खा लिया है कि आपकी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बना के ही छोड़ो। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, किसान इतना दिन से बैठे हुए हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रह रहे। बहुत किसानों को कभी खालिस्तानी कहा, कभी किसानों को देशद्रोही कहा और बहुत सारी साजिश किसानों के खिलाफ किया, लेकिन फिर भी किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। ये लड़ाई केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। क्योंकि अगर किसान हारा तो किसान नहीं हारेगा, अगर किसान हारा तो ये देश हार जाएगा और देश पर अडानी अंबानी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। आपकी आने वाली नस्लें अडानी और अंबानी की गुलाम हो जाएगी। इसलिए साथियों, देश को बचाना है तो किसानों की इस लड़ाई को भी मजबूत करना है। सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, इसलिए 26 तारीख को किसानों ने भारत बंद घोषित किया हुआ है। अगर किसानों ने भारत बंद घोषित किया है, ये केवल किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए हम सभी लोगों को 26 तारीख के भारत बंद में शामिल होने की जरूरत है। शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत बंद को सफल करने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया हुआ है और देश भर में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन है, 26 तारीख को पूरे देश भर में भारत बंद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोग भी किसानों के समर्थन में भारत बंद में शामिल रहेंगे। ये हम लोगों को, चूंकि किसान भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग किसान हैं, तो लड़ाई तो एक ही है। और ये लड़ाई केवल किसानों तक नहीं, ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। इसलिए पूरे देश को एकजुट होकर के इस भारत बंद को सफल करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसान इतना दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार डर क्यों नहीं रही? किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, नौजवान नाराज है, महिला नाराज है, सब नाराज हैं। किसी के चेहरे पर खुशहाली नहीं है, फिर भी सरकार क्यों नहीं डरी? क्योंकि सरकार को यह लगता है, नरेंद्र मोदी को यह लगता है कि हमें कौन से इनके वोट से जीतना है। ये वोट किसी को दे, ईवीएम से तो हम ले ही ले। ये वोट किसी को दे, ईवीएम से हम ले लेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत हमारी माता है, फिर कहा गंगा हमारी माता है, फिर कहा जमुना हमारी माता है, कहा भाजपा हमारी माता है, कई माँ का नाम बताया,
लेकिन असली माँ जिसने प्रधानमंत्री पैदा किया उसका नाम ही नहीं बताया। असली माता तो ईवीएम माता है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पैदा किया। ईवीएम की कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ईवीएम माता का नाम नहीं बताया। तो साथियों, हमें खड़े होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को एक बात कहना चाहता। देश में हमारी आबादी ज्यादा है। अगर हम ब्राह्मणों द्वारा गुमराह रहे, अगर हम ब्राह्मणों के पिछड़कू बने रहे, तो ये देश गुलाम हो जाए। और ये देश हमारा है। शेड्यूल कास्ट के लोग पिछड़े वर्ग से ज्यादा समझदार हैं, वो लड़ रहे, आदिवासी लोग लड़ रहे, मुसलमान लोग लड़ रहे, लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनका सत्यानाश भी ज्यादा हो रहा है और ये ब्राह्मणों के पिछड़कू भी बने हुए हैं। इसलिए हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों के पिछड़कू बनना बंद करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करो, तो हमारे हक अधिकार हमको देश में मिलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में गोली नहीं चलती, लोकतंत्र में बोली चलती है, और जिसको अपनी बोली बोलना आता है वो हुक्मरान बनता है। और हम पिछड़े वर्ग के लोग तो ब्राह्मणों की सुनते हैं, ब्राह्मणों की बोलते हैं, तो हमें हमारे हक अधिकार कैसे मिले? जब हमारे में से कुछ लोग जागृत हो गए तो ब्राह्मणों ने सोचा अब डायरेक्ट दाल नहीं गलेगी, डायरेक्ट ब्राह्मण को ये लोग वोट नहीं देना चाहते, तो हमारे इन नेताओं को सामने कर दिया जाता है। जैसे कटिया में मछली फंसाने के लिए केचुआ लगाया जाता है, वैसे ही हमारे नेताओं को ब्राह्मण अपने केचुए में फिट, अपनी कटिया में फिट कर लेते हैं। 2017 और 2014 में फिट किया कि नहीं फिट किया? कोई अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बना रहा था, कोई ओम प्रकाश राजभर को बना रहा था, कोई केशव मौर्य को बना रहा था। क्यों? क्योंकि भाजपा वाले जिस बिरादरी में जाते थे कहते थे तुम्हारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाए। हमारे लोग सोचते थे यार हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी अच्छी बात है, हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बने। इसके चक्कर में भाजपा को वोट दिया, क्योंकि जातीय जागृति। अगर हमारे अंदर हमारे अधिकारों के बारे में जागृति होती तो हम क्या कहते? अरे पहले चुप रहो, हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये बात मत करो, पहले ये बताओ कि पिछड़े के नाम पर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया। पहले ये बताओ कि हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही, पहले ये बताओ। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे, ये बताओ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, बाबू और चपरासी बनने के लिए परीक्षा है, लेकिन जज बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, तो ये क्यों नहीं करवा रहे हो? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को आरक्षण क्यों नहीं लागू करवा रहे हो? अगर हमारे लोग भाजपा वालों को ये सवाल पूछते तो भाजपा वाले जितनी स्पीड में आए थे वोट मांगने, उसकी 2 गुना स्पीड में भाग जाते। लेकिन हमारे लोग तो खुश हो गए, अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बने, केशव मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे लोगों का वोट कटिया में हमारे नेताओं को फंसाकर हमारे लोगों को फंसा लिया और हमारा वोट ले लिया। और जब बहुमत मिल गया तो केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया, दूसरे लोगों का नाम भी नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। अब पूरे प्रदेश में इसमें पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है, तो RSS के ब्राह्मणों ने सोचा पिछड़े वर्ग के लोग ही तो आधार है भाजपा के, अगर पिछड़े वर्ग के लोग बाहर हो गए तो फिर तो बड़ा संकट आ जाएगा, भाजपा को तो दिवाला निकल जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करना होगा। तो डाइवर्ट करने के लिए विकास दुबे का फर्जी इनकाउंटर किया। अगर विकास दुबे जिंदा होता तो भाजपा के कई बड़े नेता फंस जाते, इसलिए विकास दुबे का इनकाउंटर किया और पूरे प्रदेश में अफवाह फैलाई कि प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। लोकतंत्र में जिसको अपनी बोली बोलना आता है उसी की समस्याओं का समाधान होता है। ब्राह्मणों ने हमारी बोली को दबाने के लिए अपनी बोली बोला कि यूपी में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारे लोग भी चौराहे पर बैठकर सुर में सुर मिलाने लगे कि हमारा उत्पीड़न का ध्यान नहीं, ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है, बहुत हत्याएं हो रही। और जब हमारे लोग सुर में सुर मिलाने लगे तो हमारे नेता भी सुर में सुर मिला दिए। हमारे एक नेता ने कहा हम परशुराम की बड़ी मूर्ति लगाएंगे, तो दूसरे नेता ने कहा, शेड्यूल कास्ट की नेता ने, कि नहीं हम तो उनसे भी बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाएंगे।
तो ब्राह्मण अपनी बोली बोलता है तो उसकी समस्याओं का समाधान होता है, वो शासक बना हुआ है। अगर हम पिछड़े वर्ग के लोग भी अपनी बोली बोलना शुरू कर दें तो हम भी देश में शासक बन जाएं। तो हम लोग अपनी बोली बोले, ये समझदारी, ये जानकारी पैदा करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। और आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन पिछड़े वर्ग के हक अधिकार को लेकर करने जा रहा है। तो इस लड़ाई में आप सभी लोगों को साथ देना। केवल इतने लोगों से काम नहीं चलेगा, केवल इतने लोगों से काम नहीं चलेगा। गांव गांव चौपाल लगाओ, लोगों को जागृत करो, लोगों को समझदार बनाओ। अगर आपकी अपनी आने वाली जनरेशन को अडानी और अंबानी का गुलाम बनने से रोकना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो कोई गली मोहल्ला गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें आपकी चौपाल ना लगे, आप लोगों को जागृत करने का काम ना करें। नहीं तो आने वाले समय में आपके बच्चे गुलाम हो जाएंगे। इसलिए साथियों, इस लड़ाई को लड़ना हो। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता। आप नई साइकिल खरीदते हो, नई मोटरसाइकिल खरीदते हो, नई कार खरीदते हो, आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। क्यों दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते? आपको लगता है वो दूसरा आदमी अगर चलाएगा, हमारी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार अगर दूसरा आदमी चलाएगा तो खराब कर देगा, इसलिए आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते। आप अपनी नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, लेकिन आपने अपना पूरा देश ही 3.5% विदेशी ब्राह्मणों को चलाने के लिए दे दिया। इसलिए देश बर्बाद है। जब हमारे पुरखे इस देश को चलाते थे, भारत विश्वगुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। आज आपका बच्चा अगर अमेरिका में पढ़े तो जिसको मिलोगे उसको खुशी से बताओगे कि हमारा एक बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। लेकिन एक वो भी दौर था जब हमारे महापुरुषों का राज था, हमारे पुरखों का राज था, तो दुनिया के लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उनका बच्चा भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वो हमारे पुरखों का भारत था, वो मौर्यकालीन भारत था, वो सोने की चिड़िया भारत था, वो विश्व गुरु भारत था। दोबारा उस भारत को बनाना होगा। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को ठानने की जरूरत है। केवल पिछड़े वर्ग के लोग ही इस देश में अधिकार वंचित नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग अधिकार वंचित हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अधिकार वंचित हैं, माइनॉरिटीज के लोग अधिकार वंचित हैं। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो हमारी आबादी 85 से 90% हो जाती है। और अगर 90% लोग एक तरफ खड़े होकर खूब भी मार दे तो 3.5% लोग हवा में उड़ जाएंगे। तो हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर हम इकट्ठा होते हैं तो इस देश के हुक्मरान बनेंगे, इस देश के शासक बनेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ठाना कि बहुत दिन से हम कह रहे हैं हमारे साथ न्याय करो, लेकिन वो न्याय नहीं कर रहे हैं, वो न्याय करेंगे भी नहीं। 3.5% लोग 80% पर कब्जा किए हैं। ये न्याय नहीं है, अन्याय है। अब न्याय हम करेंगे, उनके साथ भी न्याय करेंगे। जब 3.5 को 3.5 देंगे तो उनके साथ भी न्याय हो जाएगा, और 52 को 52 मिलेगा तो हमारे साथ भी न्याय हो जाएगा। इसलिए जो न्याय की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।